हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीथिंग। श्री राम टेक्निकल क्लासेज के SR टेक लाइव यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के सामने विनोद निमरोट टेक्निकल की क्लास लेके आया हूँ। कल दोस्तों हम लोगों ने जो पढ़ा DC सर्किट के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा, जहाँ पर हम लोगों ने क्लोज सर्किट क्या होता है, ओपन सर्किट क्या होता है, शॉर्ट सर्किट क्या होता है और लीकेज परपथ क्या होता है, लीकेज सर्किट क्या होता है, इनके बारे में डिस्कस किया। उसी लेसन को, उसी टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सर्किट अकॉर्डिंग टू ऑपरेशन। मतलब कहने का मतलब संयोजन के आधार पर DC परिपथों के प्रकार। दोस्तों, संयोजन के आधार पर DC परिपथों के प्रकार की अगर बात करें हम लोग, तो कितने प्रकार के होते हैं वो आप लोगों को पता है। पर DC परिपथों के प्रकार। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, आप लोग काफ़ी लंबे समय से पढ़ते हुए आ रहे हैं इन चीज़ों को। हम DC सर्किटों को दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। तीसरा जो आप कंपाउंड कहते हैं वो इन्हीं दोनों से मिलकर बना होता है। पहला और दूसरा जो होता है हमारा श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन, दो भागों में आप लोग इन्हें डिवाइड करते हैं। पहला आप लोगों का होता है श्रेणी क्रम संयोजन, और दूसरा हमारा जो होता है जिसे आप कहते हैं समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों के बारे में हम लोग आपके सामने डिस्कस करेंगे आज लोग। श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है, किस तरह से उसमें रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, कुल प्रतिरोध कितना होता है और कैसे हम लोग उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, इनके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। दोस्तों, आज की डेट में जो कंपटीशन का लेवल है, अभी तो बेसिक चल रहा है, बेसिक में भी हम लोग लेवल से लेके चलेंगे, लेकिन अभी जो कंपटीशन का लेवल है वो काफ़ी टफ हो गया है। और मैं जो देख रहा हूँ मोस्टली यूट्यूब चैनल या अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो उस लेवल को थोड़ा सा इंक्रीज करके चलने का आवश्यकता है, उस लेवल को थोड़ा सा बढ़ा के चलने की आवश्यकता है, ताकि हम लोग क्वेश्चन जो पेपर जो आए उसके अंदर जो क्वेश्चंस पुट हों उनको आप लोग आसानी से सॉल्व कर सको। तो दोस्तों, ये सबसे पहले हम लोग इसके अंदर बात करेंगे श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं एक बार। श्रेणी क्रम संयोजन की अगर बात की जाए तो यदि मैं दो या दो से अधिक रजिस्टेंसों को इस प्रकार से जोड़ दूं कि जिसमें करंट फ्लो होने का जो मार्ग होता है, करंट के प्रवाहित होने का जो मार्ग होता है वो सिर्फ एक ही होता है। करंट के प्रवाहित होने का जो मार्ग होता है वो क्या होता है, ओनली वन ही होता है। उसे हम कहते हैं दोस्तों श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक रजिस्टेंसों को इस प्रकार से जोड़ दिया जाता है, जिसके साथ अगर कोई वोल्टेज सोर्स लगाया जाए और जिससे करंट फ्लो हो, तो उसके अंदर करंट अपना एक लूप कंप्लीट करे, लेकिन उसमें धारा का मान जो हो वो सभी रजिस्टेंसों पर क्या रहे, समान। कहने का मतलब करंट्स के प्रवाहित होने का मार्ग सिर्फ क्या हो, एक ही हो। जितनी करंट यहाँ से वोल्टेज सोर्स से निकलेगी या बैटरी से जितनी करंट फ्लो होगी, वही करंट R1, R2 देन R3, वही करंट इन तीनों जगह पर जाएगी। करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है, ध्यान रखना इस चीज़ का। ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं दोस्तों कि यहाँ पर I करंट है, यहाँ पर भी I करंट है, यहाँ पर I करंट है, लेकिन ये वोल्टेज जो है वो अकॉर्डिंग टू रजिस्टेंस डिवाइड हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू रजिस्टेंस कैसे दोस्तों, अकॉर्डिंग टू रजिस्टेंस कैसे कि मान के चलो यहाँ पर ये वोल्टेज डिवाइड हुआ V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3,
कैसे याद करेंगे जिसकी वैल्यूएशन? कहीं पर भी किसी भी रेजिस्टेंस पर वोल्टेज निकालने की अगर बात की जाए, किसी भी रेजिस्टेंस पर अगर वोल्टेज निकालने की बात की जाए, यदि वहाँ पर करंट दिया हुआ है, वहाँ पर रेजिस्टेंस दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, उन करंट और रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, उस करंट और रेजिस्टेंस को क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे। मतलब कहीं पर भी वोल्टेज निकालने की अगर बात की जाए तो वहाँ पर उपस्थित करंट और वहाँ पर उपस्थित रेजिस्टेंस के गुणनफल के बराबर होता है, ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ पर अगर बात करते हैं, जैसे कि मैंने V1 की बात की, V1 कहाँ पर है, R1 पर। R1 पर करंट कितनी है, I, क्योंकि करंट तो इक्वल है लेकिन रेजिस्टेंस कितना है, R1, तो क्या हो गया, V1 बराबर I इंटू R1। इसी तरह से V2 I इंटू R2, इसी तरह से V3 I इंटू R3। दोस्तों हम क्या देखेंगे, इन तीनों का योग, IR1 का, IR2 का, IR3 का, जैसे आप V1 V2 या V3 भी कह सकते हैं, इन तीनों का योग I इंटू R1 के बराबर होगा, या आप कह सकते हो V के बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें अपन कि V बराबर जो डिवाइड हुआ है वो यही वोल्टेज डिवाइड हुआ है, V1 V2 V3, अगर और भी रेजिस्टेंस एडेड होते तो हम उनको भी जोड़ सकते थे। यहाँ पर अगर बात करें दोस्तों तो D बराबर IR, क्या नहीं, बराबर IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। कोई दिक्कत? इस तरीके से आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस याद कर सकते हैं। कैसे निकालोगे वो हम बात करते हैं अभी आपके सामने। IR, क्या नहीं, यही होगा। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे I सभी जगह क्या है, यहाँ पर कॉमन है। I सभी जगह क्या है, यहाँ पर कॉमन है। तो कॉमन होने की वजह से उस I को हम कॉमन ले लेते हैं, बचा क्या है, R। तो यहाँ पर I कॉमन आ गया, IR1 प्लस R2 प्लस R3। अगर और भी होते तो उनको भी जोड़ सकता था मैं। I से I कैंसिल हो गया, बचा क्या, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश डैश, अगर जुड़े होते तो R। दोस्तों इस तरीके से आप कुल रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। यहाँ पर एक चीज़ समझ में आ गई हम लोगों को कि श्रेणी क्रम परिपथ के अंदर टोटल रेजिस्टेंस की जो वैल्यूएशन रहती है, टोटल रेजिस्टेंस का जो मान होता है वो उसमें जुड़े हुए सभी रेजिस्टेंसों के योग के बराबर होगा। कितना होगा दोस्तों, उसमें जुड़े हुए सभी रेजिस्टेंसों के योग के बराबर होगा। दोस्तों यदि समान मान के रेजिस्टेंस अगर एडेड हैं, समान मान के रेजिस्टेंस अगर जुड़े हुए हैं, तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, इधर देखिएगा। यदि समान मान के रेजिस्टेंस श्रेणी में जुड़े हैं तो डायरेक्टली कर सकते हो, RT बराबर N इंटू R। N क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, R क्या है, वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस का मान। कोई दिक्कत? मैंने कहा कि R समान मान के R के N रेजिस्टेंस जोड़ना है, डायरेक्ट पता कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल की बात करूं, 10-10 ओम के 5 रेजिस्टेंस जोड़े हैं तो 10 प्लस 10 प्लस 10 पे करो, इस तरह से 5 बार करोगे तो 50 आएगा। 5 गुना डायरेक्टली 10 कर दोगे तो भी 50 ही आएगा। ध्यान रखना दोस्तों, हम लोग अगर समान मान के हैं तो डायरेक्टली इस तरीके से भी याद कर सकते हैं। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है,
क्वेश्चन पूछा जाता है श्रेणी क्रम में धारा का मान सभी प्रतिरोधों पर क्या होगा, समान होगा। कुल रेजिस्टेंस का मान क्या होगा, सभी रेजिस्टेंसों के योग के बराबर होगा। दोस्तों अगर मैं किसी भी एक रेजिस्टेंस को यहाँ से ओपन कर देता हूँ, किसी भी एक रेजिस्टेंस को यहाँ से अगर ओपन कर देता हूँ तो ये सर्किट ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। कैसे व्यवहार करने लगता है, ओपन सर्किट की तरह व्यवहार करने लगता है। और ऐसी कंडीशन में इसके अंदर धारा का मान क्या हो जाएगा, शून्य। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ओपन सर्किट होते ही रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनंत, इन्फिनिट। और यहाँ पर रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखा जाए तो हमारे घरों में जो कनेक्शन किए जाते हैं वो हमेशा ध्यान रखना समांतर क्रम में किए जाते हैं, कभी भी श्रेणी क्रम में नहीं किए जाते। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अगर कोई भी एक उपकरण या कोई भी एक पॉइंट से हमारा के यहाँ से ओपन हो गया है तो ऐसी कंडीशन में पूरा सर्किट क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है, सॉरी वो बंद ओपन हो जाता है। और ऐसी कंडीशन में सप्लाई क्या हो जाती है, डिसकंटिन्यू हो जाती है। इसलिए ध्यान रखो दोस्तों, हमेशा श्रेणी क्रम परिपथ के अंदर सभी रेजिस्टेंस जो होते हैं वो कनेक्टेड, एक के साथ एक कनेक्ट रहते हैं और उसमें धारा का मान एक ही रहता है। और अगर एक बात और ध्यान रखना, वोल्टेज डिवाइड हो जाता है। अगर पीछे से सप्लाई सोर्स से 220 वोल्ट आ रहा है तो वो 220 वोल्ट श्रेणी क्रम में जितने उपकरण जुड़े हुए हैं उन पर डिवाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस। जो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उस पर वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप होगा, जो कम रेजिस्टेंस होगा उस पर वोल्टेज कम ड्रॉप होगा। तो दोस्तों फिर इसीलिए हम लोग ये करते हैं कि हमें समान वोल्टेज मिलना चाहिए सभी उपकरणों पर, तो वो मिलता है समांतर क्रम परिपथ में। इसीलिए घरों में समांतर क्रम में संयोजन किया जाता है। ध्यान रखना, यहाँ पर कुछ सवाल पूछ लिए जाते हैं आप लोगों से, कुछ क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। वो कैसे पूछे जाते हैं, अगर मैंने कहा आपसे कि श्रेणी क्रम परिपथ में यदि एक और प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, श्रेणी क्रम परिपथ में यदि एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो करंट्स के वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मान के चलो मैंने एक छोटा सा अब मैं आप लोगों के सामने क्या क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। श्रेणी क्रम परिपथ के अंदर अगर एक और प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो उसके रेजिस्टेंस पर क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके अंदर बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आप ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो जवाब आता है वो ये आता है कि सर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसका रीज़न रहता है कि श्रेणी क्रम में समान धारा होती है, सभी रेजिस्टेंसों पर इक्वल करंट्स होने की वजह से धारा के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नहीं, क्वेश्चन गलत है। आप लोग क्वेश्चन को सही तरह से सुन नहीं पा रहे हैं या समझ नहीं पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ और आप क्या समझ रहे हैं उस चीज़ को। मैंने बोला है श्रेणी क्रम परिपथ में यदि एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए, एक और रेजिस्टेंस ऐड कर दिया जाए तो उस परिपथ के अंदर करंट्स की वैल्यू पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। कैसे आप याद कर सकते हो, कैसे आप उस चीज़ को समझ सकते हो, इस चीज़ पर गौर करने वाली बात है। मैं क्या कह रहा हूँ देखो, मान के चलो स्टार्टिंग में दो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं श्रेणी क्रम में, जहाँ पर मैंने एक 100 वोल्ट की बैटरी के साथ एक 100 वोल्ट की बैटरी, समझने का प्रयास करना है उस चीज़ को। एक मैं एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ, फिर आप लोग जवाब देना कि क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ेगा घटेगा या उतना ही रहेगा। 100 वोल्ट की बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंस को ऐड किया गया श्रेणी क्रम में। उस रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन है 5 ओम, दूसरे की भी है 5 ओम। तो दोस्तों आप लोगों से पूछूंगा टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप कहोगे सर 5 + 5 = 10 ओम, यही कहोगे। एनी प्रॉब्लम्स। और यहाँ पर वोल्टेज की अगर बात की जाए तो वोल्टेज कितना होगा आपके हिसाब से 100 वोल्ट, क्या नहीं। अगर हम बात करें किसकी, यहाँ पर करंट्स की वैल्यू की, तो करंट बराबर V/R होता है। तो वोल्टेज कितना है 100 और रेजिस्टेंस कितना है 10, तो कितना आ गया करंट 10। अब आप उस क्वेश्चन को देखो जिस क्वेश्चन के बारे में मैंने बात की थी। श्रेणी क्रम परिपथ में यदि एक और प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहां पर अगर बात करेंगे आप लोग, यहां पर 5 ओम, यहां पर 5, आप बोलो कितने का जोड़ा जाए, XYZ कितने का भी आप जोड़ लो। मान के चलो यहां पर 10 ओम का रेजिस्टेंस मैंने जोड़ दिया, बैटरी वही है 100 वोल्ट। अब देखो धारा के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप
यहाँ पर बात कर रहे हो पहली कंडीशन में मैंने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, ऐसा कोई कंपल्सन 10 ओम, 1 ओम का ही जोड़ो, आप तो कुछ भी जोड़ो, उससे कोई मतलब नहीं हो रहा। कि हम लोग इतना जानते हैं अच्छी तरह से, अगर कोई रेजिस्टेंस अगर जोड़ूंगा श्रेणी में तो कुल रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो वृद्धि होगी तो क्या होगा, इधर देखो 5 5 10 और 10 20। यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस की अगर बात करेंगे तो कितना हो गया 20 ओम, और टोटल वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट। तो आई बराबर क्या हो जाएगा V/R, वोल्टेज है 100, रेजिस्टेंस है 20, तो कितना हो गया मेरे भाई 5, कितना हो गया 5 एम्पियर। बताओ क्या हुआ, करंट की वैल्यू में क्या प्रभाव पड़ा, यहाँ पर कितनी थी 10 एम्पियर, अब कितनी होगी 5 एम्पियर। तो आप क्या कहोगे, श्रेणीक्रम परिपथ में यदि एक और प्रतिरोध जोड़ दिया जाए, श्रेणीक्रम परिपथ में यदि एक और प्रतिरोध जोड़ दिया जाए तो ऐसी कंडीशन में कुल प्रतिरोध के मान में वृद्धि होती है, कुल प्रतिरोध के मान में क्या होती है वृद्धि। और यहाँ पर अगर बात करें करंट के मान में, जब प्रतिरोध बढ़ेगा तो करंट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही सवाल दूसरी तरीके से उल्टा भी पूछा जा सकता है कि श्रेणीक्रम परिपथ में से यदि किसी एक रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए तो क्या होगा। श्रेणीक्रम परिपथ में से एक रेजिस्टेंस को हटा दिया जाए, और दूसरी तरीके से पूछा जाता है ओपन कर दिया जाए, हटा दिया जाए तो कुल रेजिस्टेंस की वैल्यू में कम ही होती है। रेजिस्टेंस क्योंकि मान के चलो ये हटा दिया मैंने, अभी 20 ओम था, एक रेजिस्टेंस को हटा दिया और सर्किट को क्लोज रखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो 5 और 5 10 ही रह जाएगा, और 10 हो जाएगा तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और एक कहते ओपन किया जाए, ओपन मतलब सर्किट को ही ओपन कर दिया, तो ऐसी कंडीशन में तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, बिकॉज रेजिस्टेंस इज ए इन्फिनिटी, मतलब कि अनंत रेजिस्टेंस हो जाता है अगर सर्किट को ओपन कर दिया जाए तो। समझ रहे हैं मेरी बात, क्या कहना चाह रहा हूँ। श्रेणीक्रम परिपथ कभी घरों में बेसिकली किया नहीं जाता है, हमारे श्रेणीक्रम संयोजन जो होता है कभी भी हमारी लाइटिंग सिस्टम के अंदर यूज नहीं किया जाता। उसका सबसे बड़ा रीज़न होता है वो ये होता है कि वोल्टेज डिवाइड हो जाता है, और दूसरा जो रीज़न होता है वो रीज़न ये होता है कि कोई भी एक लैंप या IF के उपकरण खराब होने पर पूरा सर्किट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आई थिंक्स मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी श्रेणीक्रम संयोजन के अंदर। अगर किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन निकालनी है, कोई भी चीज रेजिस्टेंस या वोल्टेज या कुछ भी निकालना है तो आप आसानी से निकाल सकते हो। हम लोगों को कहीं पर भी वोल्टेज या रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन निकालनी है तो ये चीज़ देखना है कि वहाँ पर B, I और R में से 2 चीज़ दे रखी हो, और तीसरी चीज़ को आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए आप लोगों के सामने। क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेंगे हम लोग। दूसरा दोस्तों हमारा सामने जो दूसरा था वो था समांतर क्रम संयोजन। क्या था, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, सभी रेजिस्टेंसों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है कि सभी रेजिस्टेंसों का जो एक सिरा होता है वो बैटरी के साथ एक सिरे पर जुड़ा रहता है, और दूसरा सिरा रहता है रेजिस्टेंस का वो बैटरी के दूसरे सिरे पर कनेक्टेड रहता है। तो यहाँ पर आपको श्रेणी क्रम में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अगर प्रॉब्लम्स है तो आप लोग पूछ सकते हैं बाय कमेंट, तो आप लोगों को जवाब दे दिया जाएगा। और बाकी का आप लोग दोबारा से एक बार रिवाइज वीडियो को देखोगे तो शायद हो सकता है आपकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कैचअप नहीं कर पाते किसी बात को, तो 2 बार या 3 बार उस वीडियो को देखते हैं तो हो सकता है वो बात कैचअप कर पाएँ। दोस्तों अभी बिल्कुल लो लेवल है, इतना कोई आप लोगों के सामने कोई लेवल लेके चल नहीं रहा, लेकिन एक बात और ध्यान रखना, लेवल लेके चलना पड़ेगा, लेवल को इंक्रीज करना ही पड़ेगा क्योंकि इसमें तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो बतानी ही होंगी, उनको तो हम छोड़ नहीं सकते। और ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्टली मैं मशीन पर पहुंच जाऊं, क्योंकि अभी क्लासेज स्टार्ट किए हैं। हाँ, इस चीज़ के प्रति आप निश्चिंत रहें कि आप लोगों को जो पढ़ाया जाएगा उसका लेवल आपको 10% ज़्यादा मिलेगा कंपटीशन से भी। इस चीज़ के लिए निश्चिंत रहें आप लोग। दूसरा हम लोग बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन।
समांतर क्रम संयोजन की अगर बात की जाए, पैरेलल ऑपरेशन की अगर बात की जाए, तो क्या होता है दोस्तों, ये समझने का प्रयास करना। समांतर क्रम संयोजन में दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसों को इस प्रकार से ऐड किया जाता है कि जिसमें करंट फ्लो होने का या धारा के प्रवाहित होने का अलग अलग मार्ग हो। इस तरीके से सभी का एक सिरा बैटरी के पॉजिटिव के साथ, उन सभी का दूसरा सिरा बैटरी के नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, तो ये कहलाता है दोस्तों हमारा क्या, समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन में सपोज कर लो यहाँ पर I1 है, यहाँ पर I2 है, यहाँ पर I3। मैं क्या देखता हूँ, जिस तरह से वहाँ पर वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, यहाँ पर एक करंट डिवाइड हो जाती है। क्या डिवाइड हो जाती है, करंट। समांतर क्रम परिपथ के अंदर जो करंट, टोटल करंट होगी, वो उतनी जगह डिवाइड होगी जितने रजिस्टेंस कनेक्टेड है। जहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यूएशन ज़्यादा है वहाँ पर करंट की वैल्यू कम होगी, जहाँ पर रजिस्टेंस की वैल्यू कम है वहाँ पर करंट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। लेकिन ये करंट डिवाइड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू रजिस्टेंस। जैसे कि मैंने बात की I बराबर I1, I2, I3, तीन जगह डिवाइड हो गया I। क्या नहीं हुआ या नहीं हुआ? यहाँ पर अगर बात करें हम लोग, वोल्टेज की जो वैल्यूएशन रहती है वो सभी जगह इक्वल रहती है, समान रहती है। वोल्टेज की जो वैल्यूएशन रहती है वो सभी जगह क्या रहती है, इक्वल रहती है, समान रहती है। वोल्टेज की वैल्यू बहुत ज़्यादा या कम नहीं रहेगी, वोल्टेज जितना है उतना ही रहेगा सभी जगह। मैंने 100 वोल्ट अप्लाई किया तो यहाँ पे भी 100 वोल्ट, यहाँ पे भी 100 वोल्ट, देन यहाँ पे भी 100 वोल्ट, मतलब 100 वोल्ट ही रहेगा। बी आई बराबर क्या होता है, आई बराबर आपको होता है पता है बी अपॉन आर। कहीं पर भी अगर आई की वैल्यू निकालना चाह रहे हो आप, कोई रेजिस्टेंस दे रखा है, ये यहाँ पर आर की वैल्यू दे रखी है, वोल्टेज की वैल्यू दे रखी है, तो करंट की वैल्यू निकालोगे तो आई बराबर वी अपॉन आर होता है। इसी तरीके से अगर जैसे मैं I1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो I1 की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर वोल्टेज क्या बताओ V, रजिस्टेंस क्या है R1। इसी तरह से I2 की वैल्यू निकाल सकते हो V अपॉन R2। इसी तरह से I3 की वैल्यू निकाल सकते हो V अपॉन R3। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I बराबर B अपॉन R बराबर B अपॉन R1, I2 की वैल्यू है V अपॉन R2, B अपॉन R। क्या नहीं, यही होगा दोस्तों। यहाँ पर IN की जो वैल्यू है B अपॉन R। एनी प्रॉब्लम्स? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी का आप लोगों के सामने जो चीज़ है वो आप लोगों को दिखाई दे रही है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो वोल्टेज की जो वैल्यू दिख रही है आप लोगों को, वो सभी चीज़ जगह क्या दिख रही है, कॉमन। क्या नहीं दिख रही है, सभी जगह क्या दिख रही है, कॉमन। कॉमन मतलब इक्वल दिख रही है, हैं? तो आई वी बराबर वी बटे आर, तो यहाँ पर वी को ले लिया कॉमन, बचा क्या 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 1 अपॉन RN। कोई दिक्कत? एनी प्रॉब्लम्स? B से V कैंसिल हो गया, 1 अपॉन R, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2, 1 अपॉन R3 प्लस डैश 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 1 अपॉन RN। कोई दिक्कत? इस तरीके से हम टोटल रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। दोस्तों अगर समान मान के हैं, यदि समांतर में समान मान के रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, समान मान के प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो टोटल जो रेजिस्टेंस की वैल्यूएशन रहेगी वो क्या होगी बताओ, कैसे निकालोगे? प्रतिरोध का मान बटे प्रतिरोधों की संख्या। एन आपको पता ही है क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस।
एनी प्रॉब्लम्स? ये हमारा टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हो जाता है, प्रतिरोध का मान बटे प्रतिरोधों की संख्या। कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए, आप मेरे हिसाब से यहाँ पर इस तरीके से निकाल सकते हो। दोस्तों एक बात अच्छी तरह से ध्यान रखना, इस तरह का कोई भी आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हम क्या देखते हैं, यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध की वैल्यूएशन जो आती है, कुल प्रतिरोध का जो मान आता है वह आता है सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम। कैसे, इधर समझने का प्रयास करना, कैसे आता है सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम। मान के चलो यहाँ पर मान के चलो यहाँ पर अगर बात करते हैं हम लोग, 3 रजिस्टेंस कनेक्टेड हैं R1, R2, R3। R1 का वैल्यू मैंने बोला 10 ओम, RT का वैल्यू बोला मैंने 5 ओम और देन R3 का वैल्यू बोला मैंने 2। तो टोटल रजिस्टेंस कैसे निकालोगे, 1/10, 1/5 प्लस 1/। यहाँ पर लघुत्तम देखोगे 10, एक बार गया, 2 बार गया, 5 बार गया, 5 और 2 7 और 1 8/10। किसका वैल्यू आया ये, 1/R का। तो R का वैल्यू निकालने की अगर बात की जाए तो 10/8 आएगा दोस्तों। और 10/8 की अगर बात करें तो ये वैल्यू जो रहेगी वो 2 से भी कम रहेगी। 10/8 का भाग देंगे तो 2 से भी कम आएगा, क्या नहीं आएगा, क्या नहीं, 1.2 के करीब आएगा। तो यहाँ पर अगर बात करें तो आपने क्या देखा कि कुल प्रतिरोध की जो वैल्यूएशन है, कुल प्रतिरोध का जो मान है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस जो कनेक्टेड था 2 ओम उससे भी क्या हो रहा है, कम, क्या नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा। आप कहीं से भी समझ के अगर बात करेंगे इस चीज की, कहीं से भी इन चीजों को समझने का प्रयास करेंगे तो आप लोगों के सामने एक चीज क्लियर हो जाएगी कि कुल रेजिस्टेंस की जो वैल्यूएशन होती है वो सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी कम होती है। और हम लोग क्या देखते हैं कि अगर मैंने सपोज कर लो एक है, और इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं बात करता हूँ आपसे। मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने 100 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर रखी है, तो मैं आपसे पूछूंगा कुल करंट निकलेगा तो I बराबर V/R। वोल्टेज कितना है, टोटल 100, रेजिस्टेंस टोटल कितना है 10/8, 10/8 तो 8 ऊपर चला जाएगा, क्या नहीं चला जाएगा, तो 100/10 × 8, तो यहाँ पर 80 एम्पियर की क्या होगी है करंट, कितनी होगी 80 एम्पियर की करंट। तो दोस्तों 80 एम्पियर की करंट यहाँ पर कुल करंट की जो वैल्यूएशन है वो हुई है। अब देखो मैं आप लोगों से जो समझाने का प्रयास कर रहा था पहले, वही चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाना चाहूँगा। क्या समझा रहा था कि इस टोटल करंट जो रहेगा I1, I2, I3, ये इनको अगर जोड़ दूंगा तो यहाँ से जाने वाले करंट, कहने का मतलब I1, I2 और I3 को जोड़ूंगा तो 80 एम्पियर से ज़्यादा या 80 एम्पियर से कम नहीं आएगा, उतना ही आएगा जितना है ये। इधर देखो कैसे, मैंने कहा I1 निकालना चाह रहा हूँ। I1 क्या होता है, V/R1। वोल्टेज आपको पता था, मैंने क्या कहा, वोल्टेज इक्वली रहता है एवरी रेजिस्टेंस, प्रत्येक रेजिस्टेंस पर वोल्टेज वही होगा जो अप्लाई किया है। तो वोल्टेज यहाँ पर कहाँ, वहाँ देखो जहाँ से निकाल रहा हूँ मैं, I1 निकाल रहा हूँ, तो यहाँ पर वोल्टेज कितना होगा 100 वोल्ट, क्योंकि मैंने क्या कहा वोल्टेज सभी जगह क्या रहता है समान। रेजिस्टेंस की अगर बात करूँ तो रेजिस्टेंस कितना है बताओ, यहाँ पर 10 है, 10 है तो 10 से तो 10 एम्पियर का करंट हो गया। इसी तरह से I2 निकाल सकता हूँ, V/R2, वोल्टेज कितना होगा 100, R2 की वैल्यू कितनी है दोस्तों, R2 की वैल्यू कितनी है 5, तो कितना हो गया 20। इसी तरह से I3 यहाँ पर 100/2, तो कितना हो गया दोस्तों 50, क्या नहीं यही होगा। अगर आप जोड़ के देखो इन तीनों को तो 50 और 30, 50 60 70 80, ये देखो आप तीनों का योग लगाए गए
या पीछे से आने वाले करंट के बराबर ही होता है। ध्यान रखना इस चीज़ को, बहुत बेसिक सी चीज़ है। अभी कोई पढ़ाई ये देखा जाए तो ये तो आप लोगों की 8वीं 9वीं में आप लोगों को आती हैं। आप कहोगे सर और इनक्रीज करो, लेकिन हम लोग किसी टॉपिक को छोड़ नहीं सकते हैं और डायरेक्टली मैं मशीन पर नहीं पहुंच सकता। हम लोगों ने स्टार्टअप किया है, धीरे धीरे हम लोगों ने सबसे पहले किसके बारे में बात की, एटम्स के बारे में बात की। उसके बाद किसके बारे में बात की, रेजिस्टेंस के बारे में बात की थी। इंडक्टेंस हमारा रजिस्टिविटी के बारे में बात की, कंडक्टिविटी के बारे में बात की, कंडक्टेंस के बारे में बात की है, इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात की, चालक क्या होता है, अर्धचालक क्या होता है, कुचालक क्या होता है, इनके बारे में बात की। किस तरह से एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं इसके बारे में बात की। हम एक टॉपिक टू टॉपिक आगे बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात। डीपली आप लोगों को पढ़ना, मैंने पहले भी कह दिया ये चीज़ कि मैं कोर्सों को 2 भागों में डिवाइड कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेज जो है वो ये है कि जो आप लोग पढ़ रहे हो ये फर्स्ट स्टेज है। सेकंड स्टेज जिनको ये नहीं पढ़ना वो सेकंड स्टेज के वीडियोज अलग से आप लोगों को बनाए जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि फर्स्ट सेकंड स्टेज जिनको पढ़ाऊंगा उनको ये नहीं आएगा, ये भी आता है। लेकिन क्या होता है, ये सिर्फ बेस है, ये सिर्फ क्या है, आधार। मैं कल इस टॉपिक को यहीं होल्ड करके और कल मैं जो वीडियोज डालूंगा वो आप लोगों के सामने डीसी मशीन ट्रांसफार्मर के मैंने वीडियोज ऑलरेडी डाल रखे हैं इस पर। तो मैं डीसी मशीन का एक टॉपिक लूँगा या डीसी मशीन के बारे में बात करेंगे हम लोग एक बार, हैं। कल एक टॉपिक वहाँ पर हम लोग लेवल को लो से लेकर आप तक लेके चलेंगे। लगभग 1-1.5 घंटे का वीडियोज कल मैं आप लोगों के सामने बना के डालूँगा, समझ रहे हैं दोस्तों। तो डीसी मशीन के बारे में डिस्कस करेंगे, छोटे छोटे क्वेश्चंस से बड़े बड़े क्वेश्चंस जहाँ तक लेवल में आते हैं उन सब की बात करेंगे हम लोग कल। तो कल डीसी मशीन का टॉपिक्स लेने के लिए आप लोग तैयार रहिएगा और देखिएगा कि लेवल क्या है। आप लेवल की अगर बात करेंगे तो आप लोग ट्रांसफार्मर के भी उठा के देख सकते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेट के भी उठा के देख सकते हैं, जो डाल रखे हैं इसके अंदर आप लोगों को वीडियो जो डाल रखे हैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, उनको भी आप दे सकते हैं। पिछला कोई ये 2 लेसन मैंने कंप्लीटली डाल रखे हैं, एक तो इलेक्ट्रोमैग्नेट, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक। और इसके बाद मैंने आप लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 3-4 वीडियो शायद ट्रांसफार्मर के भी डाले हुए हैं। हम लोग बाकी का जो कंप्लीटली एक पैकेज रूप में जो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि आप लोगों को क्या मिल रहा है, कंप्लीटली पैकेज के रूप में जो आप लोगों को कंप्लीटली कोर्स मिलेगा सिस्टमेटिक ढंग से, 0 से लेकर अपर तक, वो आप लोग ऐप के माध्यम से ले सकते हैं। वहाँ पर सिस्टमेटिक ढंग से एक लगभग हम लोग कह के चल रहे हैं कि लगभग 200 घंटे के अराउंडिंग आप लोगों का कोर्सेज होगा, जो कंप्लीटली। दोस्तों यहाँ पर अगर बात करेंगे हम लोग तो ये क्या देखा आप लोगों ने कि इस तरीके से अब यहाँ पर जो क्वेश्चंस और पूछ लिए जाते हैं, जो इंटरनली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो क्या है कि समांतर क्रम परिपथ में यदि एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। समांतर क्रम परिपथ में यदि एक और रेजिस्टेंस जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध बढ़ेगा या घटेगा, आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। समांतर क्रम परिपथ में यदि एक और प्रतिरोध जोड़ देंगे तो कुल प्रतिरोध के मान में क्या होगा, कमी आएगी। क्या आएगी दोस्तों, कमी आएगी। ध्यान रखना, समांतर क्रम परिपथ में यदि एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया जाए तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है। और जब रेजिस्टेंस कम होगा तो टोटल करंट क्या हो जाएगी, करंट क्या होगी, बढ़ेगी। अगर हम लोग रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। करंट होगी वो क्या हो जाएगी, टोटल की बोला है मैंने, कितनी बढ़ेगी, कितनी बढ़ेगी, उतनी बढ़ेगी जितनी उस रेजिस्टेंस के अंदर फ्लो होगी। एक बात ध्यान रखना, अगर मैंने यहाँ पर ये 3 रेजिस्टेंस जोड़ रखे हैं, R1 R2 देन R3, 3 रेजिस्टेंस यहाँ पर ऐड कर रखे हैं। यहाँ पर मान के चलो कितना वोल्टेज कनेक्ट कर रखा है, इससे कोई लेना देनी। मैंने यहाँ पर सपोज कर लो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं डायरेक्टली, यहाँ पर 2 एम्पियर की धारा बह रही है, यहाँ पर 4 एम्पियर की धारा बह रही है। कितना रेजिस्टेंस है वो नहीं कह रहा, सिर्फ मैं करंट की वैल्यू बता रहा हूँ। यहाँ 6 एम्पियर की करंट बह रही है। अभी टोटल करंट की वैल्यूएशन कितनी होगी बताओ, 6, 4, 10 और 12 एम्पियर। अगर मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस और ऐड कर देता हूँ
तो इनमें जो करंट फ्लो हो रहा है इस पर कोई इफेक्ट्स नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये 4 जगह ये टोटल 12 एम्पियर की करंट डिवाइड होगी, नहीं। अगर मान के चलो यहां से एक और रेजिस्टेंस जोड़ा और यहां पर इसके अंदर 1 एम्पियर की करंट फ्लो हुई है, तो यहां पर 13 एम्पियर की करंट हो जाएगी। इनकी करंट की वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी करंट की वैल्यू तो वोल्टेज और रेजिस्टेंस, देखो इसको अगर मैं ऐड कर रहा हूं या इसको ऐड नहीं कर रहा, इससे इस रेजिस्टेंस पर वोल्टेज और रेजिस्टेंस के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मान के चलो, सपोज कर लो यहां पर वोल्टेज 100 वोल्ट था, यहां पर भी वोल्टेज 100 वोल्ट है, यहां पर रेजिस्टेंस 20 ओम था, तो मैं इसको ऐड करूं या नहीं करूं, यहां पर रेजिस्टेंस तो चेंज होने वाला नहीं है, यहां पर वोल्टेज भी चेंज नहीं होने वाला है। जब वोल्टेज रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा तो करंट का तो चेंज होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। रेजिस्टेंस वोल्टेज इतना, रेजिस्टेंस भी 5 एम्पियर करंट रहेगी, चाहे मैं ऐड करूं इसको या नहीं करूं। हाँ, टोटल रेजिस्टेंस में कमी आ जाती है। एक छोटा सा, चलो मैं और अभी एग्जांपल आप लोगों के सामने डिस्कस कर लेता हूं। और एक बात और ध्यान रखो दोस्तों कि अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस को ओपन कर देता हूं तो अन्य रेजिस्टेंसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना करंट बढ़ती है ना करंट घटती है। और अन्य रेजिस्टेंसों की बात कर रहा हूं मैं, कुल करंट की बात नहीं कर रहा। अगर मैं किसी भी समांतर क्रम परिपथ के अंदर से एक रेजिस्टेंस को हटा देता हूं तो दूसरे रेजिस्टेंसों के मान पर या उनके अंदर बहने वाली करंट्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कुल करंट पर प्रभाव पड़ता है, कुल करंट पर। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया मैंने, अभी यहां पर सिर्फ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, 100 वोल्ट की बैटरी है, करंट कितनी बहेगी 100 वोल्ट 10 एम्पियर, यहां पे भी 10 और यहां पे भी 10। एक रेजिस्टेंस और ऐड किया मैंने 5 ओम का, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया वो देख लो आप चाहो तो। और नहीं तो अभी अगर बात करूंगा मैं तो आपको पता है यहाँ पर करंट कितना बहेगा, I बराबर V/R। वोल्टेज यहाँ पर भी 100 है, रेजिस्टेंस 10 है, तो 10 एम्पियर तो यहाँ बहेगा किस के अंदर 10 ओम। यहाँ पर कितना बहेगा, I बराबर V/R। वोल्टेज यहाँ पे भी 100 रहेगा, समांतर क्रम में बराबर रहता है। 5 करंट कितना बहेगा 20। पहले जब इसको कनेक्ट नहीं कर रखा था तो यहाँ पर 10 थी, और इसको कनेक्ट कर दिया तो 10 तो इधर बही और 20 इधर बही है, तो टोटल कितनी होगी 30। अब बताओ 5 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ते ही कितनी एम्पियर होगी 10। क्या इस पर कोई प्रभाव पड़ा, इस पर पहले भी 10 थी और अभी भी 10 रहेगी। हाँ, लेकिन टोटल करंट में इंक्रीजमेंट हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि पहले 10 ओम रेजिस्टेंस था और अभी 10 और 5 के जोड़ने की वजह से टोटल रेजिस्टेंस कितना हो गया 1/10 और 1/5। कहने का मतलब कितना हो गया 1 2 3/10, मतलब कि R की वैल्यू कितनी होगी 10/3, मतलब 3.33। करंट टोटल रेजिस्टेंस कम हो गया ना, टोटल रेजिस्टेंस कम होता है तो हमारा वैल्यू बढ़ जाता है किसका, करंट का। तो यहाँ पर दोस्तों इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप लोग इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलें, इन छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान रखते हुए चलें, तो आप लोगों को सवाल सॉल्व करने में बहुत आसानी रहेगी और किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम से क्रिएट नहीं होगी, किसी भी तरह की कोई परेशानी क्रिएट नहीं होगी आप लोगों के सामने, और आसानी से आप लोग सवालों को सॉल्व कर दोगे, किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। श्रेणी क्रम समांतर क्रम में आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर मैं किसी भी रेजिस्टेंस को ओपन करता हूं तो अन्य रेजिस्टेंसों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी भी तरह से कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी तरह से मिश्रित क्रम होते हैं कि इन्हीं को ही अगर जोड़ के बाकी का सर्किटों को श्रेणी और समांतर क्रम दोनों तरीके से ही आप लोगों को सॉल्व करना होगा, चाहे वो मिश्रित हो। धन्यवाद दोस्तों, कल वापस से हम लोग मिलते हैं डीसी मशीन लेकर। क्या लेकर, डीसी मशीन का कम से कम 1 से 1.5 घंटे का लेक्चर होगा, जिसमें आप लोग क्वालिटी को समझने का प्रयास करोगे। और बाकी का सोमवार से मैंने आपसे कहा ही था लाइव क्लासेज अवेलेबल होंगी और ऐप पर आप लोगों को क्लासेज अवेलेबल होंगी, टेस्ट अवेलेबल होंगे, सारी चीज़ें अवेलेबल होंगी। तो ऐप के थ्रू भी आप पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन सेशन चालू कर देंगे मंडे से। क्वेश्चन सेशन का मतलब समझ रहे हैं आप लोग, क्वेश्चनों को सॉल्व करवाया जाएगा। जो ओल्ड पेपर्स जितने भी हैं, ओल्ड पेपर्स को ये डेली का 50 क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे। 50 क्वेश्चन भी अप्रॉक्सीमेटली 2 आवर्स ले लेंगे समझाने में, समझ रहे हैं मेरी बात। और आपकी डिमांडेड रहेगी तो उसके साथ नॉन टेक वाला जो पोर्शन है उसके भी वीडियोज आप लोगों को डाले जाएंगे। शाम को आप लोगों के
सामने वापस से हाजिर होता हूँ विनोद निमरोट यूट्यूब चैनल पर, और SR टेक यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को वापस से सुबह मिलता हूँ। विनोद निमरोट यूट्यूब चैनल पर शाम को मिलता हूँ फिजिक्स की क्लास लेकर। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।